दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास की। वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यहां बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स से भी लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम आज इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो इस सदन की कुल सीट्स का 55% से भी ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इस पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है, ताकि ये समझा जा सके कि जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी, वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गई। तो चलिए आज हम जानते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। द राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी, द राम जन्मभूमि मूवमेंट। 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और खासतौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा था। इसी बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया, और इस रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति केसरिया रंग से रंग गई। आडवाणी जी का कहना था कि इस यात्रा का मकसद पूरे भारत से इस मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था। लेकिन इस रथ यात्रा के संदर्भ में फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है कि रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की और एक हद तक मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म की। खैर, इस यात्रा को चाहे किसी भी चश्मे से देखा जाए, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपने पब्लिक स्पीचेस में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं के लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। इस बीच वो इस मूवमेंट और अपनी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने के ऑर्डर रिलीज कर दिए। लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में कार सेवक या रिलीजियस वॉलंटियर्स अयोध्या पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश में इस बढ़ते जमावड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत से कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेज और कार सेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत से कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने लगा और उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहों पर दंगे शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से भी अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसके चलते फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट्स मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके एफिलिएट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी। लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुई लाखों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। ये घटना एक अर्थक्वेक के समान थी, जिससे निकलने वाली तरंगे आने वाले बहुत से हफ्तों तक देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में फैलती रही और देश भर में हुए इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही आडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एकाएक हुई घटना नहीं, बल्कि सोची समझी प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी।
इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लिबहान की रिपोर्ट में बीजेपी के बहुत से नामचीन लीडर्स जैसे अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को इस डेमोलिशन के लिए दोषी माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके भाषणों और बहकावे में ही बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई। साथ ही उस वक्त की कल्याण सिंह की यूपी स्टेट गवर्नमेंट को भी इस घटना में शामिल माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले में इन सभी लीडर्स को दोषी न मानते हुए इन्हें बरी कर दिया गया। अब इन तथ्यों और उनकी विवेचना के आधार पर हम इस घटना को किसी भी तरह देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बीच भी जो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है वो ये कि आजाद भारत के इतिहास की शायद यही वो सबसे बड़ी घटना है जिसने हिंदुस्तान के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खैर, यदि हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि बीजेपी ने इसी दौरान राम जन्मभूमि से जुड़ी इस रथ यात्रा के अलावा भी एक यात्रा की थी और वो थी दिसंबर 1991 में तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में की गई एकता यात्रा। ये यात्रा देश में एकीकरण का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से 11 दिसंबर 1991 में शुरू की गई थी और 14 स्टेट से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की इन दोनों ही यात्राओं में भी एक और समानता थी। वो ये थी कि इन दोनों के आयोजन में भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम किरदार निभाया था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत का भावी नेतृत्व भी इन्हीं आंदोलनों के बीच तैयार हो रहा था। लेकिन भारत की सत्ता इस नए नेतृत्व के हाथ में सौंपे जाने के लिए अभी 2 दशक का समय शेष था। तो इसी बीच के 2 दशकों में बीजेपी का क्या हुआ, इसे जानने के लिए चलिए अब हम अपने अगले अध्याय में चलते हैं। द बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए। दोस्तों, 90s का दशक आते आते कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही थी। उसे चुनौती देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बीजेपी, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, ऐसी कांग्रेस विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए परिपक्व हो चुकी थी। अब अगले 2 दशक तक बीजेपी, जो इन दलों के साथ मिलकर एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुकी थी, उसका सीधा मुकाबला यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में कांग्रेस के घटक दलों से हो रहा था। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में रहा, जिन्होंने 3 अलग अलग बार देश की कमान भी संभाली, लेकिन उनमें से एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। इसका एक बड़ा कारण यही था कि ये दौर गठजोड़ की सरकारों का था, जहां घटक दलों के मूड के अनुसार सरकार बनती या गिरती थी। फिर भी उसके बीच राजनीति में बीजेपी के बढ़ते कद और जमीन पर उसकी बढ़ती पकड़ को साफ देखा जा सकता था। इस बीच जब अटल जी ने 1999 से 2004 तक अपनी सरकार बनाई, तो उस बीच उनके गवर्नमेंट की काफी सराहना हुई। साथ ही उस बीच जिस तरह से उनके द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए बस यात्रा के माध्यम से पहल की गई, उसकी भी देश विदेश में काफी सराहना हुई। लेकिन भारत की तरफ से हुई इस पहल के बाद भी पाकिस्तान के हाथों कारगिल युद्ध के नाम पर भारत को सिर्फ धोखा ही हाथ लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है। लेकिन आशाओं के विपरीत कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई। यही नहीं, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार उठते सवालों के बाद भी यूपीए ने अपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स पूरे किए, जिसे देखकर लगता था कि अब शायद कांग्रेस का वही पुराना दौर वापस आ गया है। लेकिन इस कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ आना बाकी था, और ये मोड़ आना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि बीजेपी का एक नया नेतृत्व एक नई दिशा के साथ तैयार हो चुका था। ऐसा नेतृत्व जिसकी नींव उसकी 2 देशव्यापी यात्राओं के दौरान 2 दशक पहले ही पड़ गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो चलिए अब हम अपनी कहानी के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। द एनडीए टर्न्ड बीजेपी। दोस्तों, यूपीए के सेकंड टर्म में उस पर बहुत से करप्शन के आरोप लग रहे थे, साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही थी। ऐसे में देश की जनता परिवर्तन चाहती थी और वो उन्हें गुजरात के तत्कालीन सीएम और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में देखने को मिल रहा था। ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग ही थी जिसने 2014
और फिर 2019 में उनके द्वारा लड़े गए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत दिलाई। और ये इस जीत का ही नतीजा था कि जहां एक समय बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा था, वहीं अब बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना पाने में सक्षम थी। यही नहीं, सेंट्रल इलेक्शंस हों या फिर स्टेट, बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही इलेक्शंस लड़ती देखी जाती है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि 2014 और 2019 में हुए इन जनरल इलेक्शंस में भी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट नहीं बल्कि अपने लिए पीएम चुन रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इस टर्न अराउंड के श्रेय का हकदार एक व्यक्ति और है, और वो है उसे 2014 के जनरल इलेक्शन में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट और करंट होम मिनिस्टर अमित शाह। ये अमित शाह जी का पॉलिटिकल एक्यूमेन ही है जिस वजह से उन्हें आज की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। ये उनका किया हुआ ग्राउंड वर्क ही है जिस वजह से बीजेपी आज न केवल इंडिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जबकि वहीं दूसरी ओर एक समय देश पर एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस आज सिमटती जा रही है। अब भविष्य में ये मोदी शाह की जोड़ी क्या रंग दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।